written by Robert Louis Stevenson. Let's warm up. Name a country you wish to visit. Say why you would like to visit. Describe the country to your classmates. So we are not in the class. So this you can discuss with your family member. So basically you have to tell here which country you would like to visit if you get a chance. Secondly, you need to tell why you want to visit that country. This question or answer you have to discuss with your family member, right? आपको बताना है कि आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो और क्यों जाना चाहते हो. Clear? Now let's read this beautiful poem. First of all, let's understand some difficult words are written here. First is trunk. Trunk means a main woody stem of a tree as distinct from its branches and roots. यानी कि ट्री का एक मेन पार्ट जो उसकी ब्रांचेस से और रूट से अलग होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तना, राइट? सो दिस पार्ट यू कैन सी दैट दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रंक. नेक्स्ट, अब्रोड, हेयर आउट ऑफ डोर्स, अबाउट, यानी कि घर से बाहर. यहाँ पे अब्रोड का मीनिंग है कि घर से बाहर. नेक्स्ट, adorned. Adorned means decorated, covered to make something look beautiful. यहाँ पे इसका मतलब है कि कोई चीज जो सजी हुई हो, जिसको सजा रखा हो, that is called adorned. Next word is that dimpling. Dimpling means that which has a dimple or a dent. कोई ऐसी चीज जिसके अंदर कोई डिम्पल हो या डेंट हो, यानी कि कोई खड्डा हो, खड्डा दिखाई दे रहा हो, तो that is called dimpling. लुकिंग ग्लास. लुकिंग ग्लास मीन्स मिरर. जैसे हमारे मिरर होते हैं उनको हम बोलते हैं लुकिंग ग्लास भी बोल सकते हैं, मिरर भी बोल सकते हैं. ट्रैम्पिंग. ट्रैम्पिंग मीन्स वॉकिंग स्लोली एंड हैवीली. हैवीली मीन्स धीरे धीरे चलना. दैट इज कॉल्ड ट्रैम्पिंग. नाउ लेट्स रिसाइट दिस poem. Up into the cherry tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked abroad in foreign lands. I saw the next door garden lie, adorned with flowers before my eye, and many pleasant places more that I had never seen before. I saw the dimpling river pass, and by the sky's blue looking glass, dusty roads go up and down with people tramping into town. If I could find a higher tree, further and further I should see to where the grown up river slips into the sea among the ships, to where the road on either hand lead onward into fairyland, where all the children dine at 5, all the playthings come alive. So this is 5 stanza poem, means there are 5 stanza in this poem. So now let's read and let's understand this beautiful poem. Up into the cherry tree, who should climb but little me? तो ओथर यहाँ पे कहता है, वो कहता है कि इस चेरी ट्री पर, उसकी आंगन में एक चेरी ट्री है, वो कहता है किस चेरी ट्रीज पर कौन चढ़ सकता है, मेरे मेरे अलावा इस चेरी ट्री पर कौन चढ़ सकता है. आई हेल्ड द ट्रंक विद बोथ माई हैंड्स एंड लुक्ड अब्रोड इन फॉरेन लैंड्स. फिर उत्तर कहता है कि मैंने उसके ट्रंक को अपने हाथों से थाम लिया, अच्छे से पकड़ लिया, और मैं उस पर चढ़ गया, और चढ़ने के बाद मैंने अपने घर के बाहर देखा, फॉरेन लैंड को देखा, बाहर की दुनिया को देखा. तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है, जो ऑथर है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो अपने घर पे है, वो छोटा बच्चा है, और वो उनके घर के आंगन में एक चेरी ट्री है, वो उस चेरी ट्री पर चढ़ के बाहर की दुनिया को देखता है और उसके बारे में बताता है. I saw the next door garden lie, adorned with flowers before my eye. फिर उत्तर कहता है कि जैसे मैं उस ट्री पे चढ़ता हूं, मैं बाहर देखता हूं, तो मैं देखता हूं मेरे घर के बाहर एक गार्डन है, और उसके अंदर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, उस फूलों से वो गार्डन सजा हुआ है. And many pleasant places more that I have never seen before. और मैं उस चेरी ट्री पे चढ़ के बहुत सारे और प्लेजेंट, सुख देने वाले अच्छे अच्छे प्लेसेस को देखता हूं, जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखे. थर्ड स्टेंजा, आई सो द डिम्पलिंग रिवर पास एंड बाय द स्काई ब्लू लुकिंग ग्लास. फिर उधर कहता है कि मैं वहां पे एक रिवर भी देख रहा हूं, मैं उस चेरी ट्री पे चढ़ के एक रिवर भी देख रहा हूं,
देखी मैंने रिवर जिसके अंदर डिम्पलिंग है, यानी कि खड्डे खड्डे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोई रिवर चलती है, उसकी लहरें बनती है, तो ऐसा लगता है कि उन पानी में कोई डिम्पल है, कोई डेंट है। फिर कहते हैं बी द स्काई इज ब्लू लुकिंग ग्लास, और उसके अंदर पानी जो है, वो पानी के अंदर वो स्काई दिखाई दे रहा है, और वो जो पानी है ऐसा लग रहा है कि लुकिंग ग्लास हो, मिरर हो, क्योंकि उसके अंदर स्काई दिखाई दे रहा होता है ब्लू कलर का। The dusty roads go up and down with people tramping into town. तो फिर वो कहते हैं कि वहां पे जो डस्टी रोड्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऐसे कहीं कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और लोग उस पे, उन रोड्स पे धीरे धीरे चल रहे हैं टाउन्स की तरफ, टाउन की तरफ। नेक्स्ट स्टेंजा, इफ आई कुड फाइंड ए हायर ट्री फर्दर एंड फर्दर आई शुड सी। फिर उत्तर कहता है कि अगर मुझे इससे भी कोई बड़ा ट्री मिल जाता है, अब वो अपनी इमेजिनेशन को यूज कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर मुझे इससे भी बड़ा कोई ट्री मिल जाता है, ये तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पर चढ़ के और आगे देख पाऊंगा। जो मेरा ही आंगन में जो ट्री है वो इतना बड़ा नहीं है कि मैं बहुत दूर तक देख पाऊं, तो जहां तक देख पा रहा है वो उससे आगे देखने की बात करता है, इमेजिनेशन करता है कि अगर कोई इससे बड़ा ट्री, हायर ट्री मुझे मिलता है तो मैं और आगे देख पाऊंगा। टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स इनटू द सी अमंग द शिप्स। तो फिर वो कहता है कि जब मुझे कोई बड़ा ट्री मिल जाएगा तो मैं उस पर चढ़ जाऊंगा, और मैं देखूंगा कि जो ग्रोन अप, जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, वो उस सी में जाके, जहां पे बहुत सारे शिप्स चल रही हैं, उसमें जाके कैसे और कहां पर मिलती हैं वो रिवर उस सी में जाके, तो वो चीज भी मैं देख पाऊंगा, ऐसा उत्तर कहता है। टू वेयर द रोड ऑन ईदर हैंड लीड ऑनवर्ड इनटू द फेरी लैंड। फिर कहता है कि जब मुझे कोई बड़ा ट्री मिल जाएगा तो मैं ये बात भी देखूंगा कि जो रोड्स हैं, वो रोड कहाँ पे जाके उस फेरी लैंड में, उस परियों की दुनिया में जाके मिल जाते हैं, तो मैं ये भी देखना चाहता हूँ। वेयर ऑल द चिल्ड्रन डाइन एट 5, और जहां पे उस परी लैंड में जाके, फेरी लैंड में जाके मैं उस दुनिया में पहुंच जाऊंगा जहां पे सभी चिल्ड्रन 5 बजे डिनर करते हैं, एंड ऑल द प्ले थिंग्स कम अलाइव, और जहां पे सभी प्ले थिंग्स जो हैं, सभी टॉयज जो हैं, बेसिकली पोइट यही कहना चाहता है कि सभी जो टॉयज हैं वो वहां पे जाके अलाइव हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं, इंसानों की तरह बन जाते हैं। तो मैं उस फेरी लैंड में देख जाना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पोइट अपनी इमेजिनेशन को यूज करता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ब्यूटीफुल पोएम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। अंडरस्टैंडिंग द पोएम, चूज द राइट ऑप्शंस टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। हमने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए राइट ऑप्शन चूज करनी है। फर्स्ट है द चाइल्ड इन अ पोएम। जो चाइल्ड होता है, बच्चा होता है पोएम में, वो क्या करता है? क्लाइम्स अ चेरी ट्री, एक चेरी ट्री पे चढ़ जाते हैं। इमेजिन अ चेरी ट्री, एक चेरी ट्री को इमेजिन करते हैं। हैज नेवर सीन अ चेरी ट्री, उसने उससे पहले कभी चेरी ट्री नहीं देखा होता। डज नॉट लाइक चेरी ट्री, और चेरी ट्री को लाइक नहीं करता है। सो अकॉर्डिंग टू द पोएम, व्हाट इज द राइट ऑप्शन? सो फर्स्ट इज राइट ऑप्शन, सो टेक केयर प्लीज। The child in the poem climbs a cherry tree, right? Second question, the child saw, the child देखता है, क्या देखता है? Another cherry tree, a garden and a river, a lake and a river, a looking glass. तो वो क्या देखता है? A garden and a river. एक garden को देखता है उसके बाद, और एक river को देखता है। Second, द चाइल्ड वुड लाइक टू लुक, चाइल्ड जो है वो क्या देखना चाहता है, क्या देखना पसंद करता है? एट द प्लेस वेयर द रिवर ज्वाइन द सी, वो उस प्लेस को देखना चाहता है जहां पे रिवर उस सी को ज्वाइन करती हैं, मिलती हैं। एट द सी इन द मॉर्निंग, सी को मॉर्निंग के टाइम देखना चाहता है। एट द रिवर कमिंग आउट ऑफ सी, चाहता है कि सी से बाहर निकलती हुई रिवर वो देखे। एट ऑल द रिवर्स इन द वर्ल्ड, और सभी ही रिवर्स जो वर्ल्ड में है उनको देखना चाहता है। वो क्या देखना चाहता है? So answer is that at a place where the river joins the sea, एक ऐसा प्लेस जहां पे रिवर सी से मिलती हैं, तो उस प्लेस को देखना चाहता है, अकॉर्डिंग टू द पोएम। Now let's answer this question. So dear students, I will explain the question only. So you should try to write the answers of these questions in your practice notebook, and soon I'll send the answers. Right? जल्दी मैं आपको आंसर्स भेज दूंगा इन क्वेश्चंस के। बट पहले आपने खुद कोशिश करनी है कि इनके आंसर लिखने की कोशिश करो कि अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में, कि इनके आंसर क्या हो सकते हैं, और फिर मैं जल्दी आपको इनके आंसर भेज दूंगा। फिर आप आंसर को मैच कर सकते हो, और जो आंसर मैं भेजूंगा आपको वो आपने अपनी फेयर नोटबुक पे लिखने हैं और उनको याद करने हैं, राइट? जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था उसके आंसर्स मैं आज भेज दूंगा आपको।
फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द लिटिल चाइल्ड क्लाइंब अप द चेरी ट्री? उस चेरी ट्री पर वो लिटिल बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है, वो क्यों चढ़ जाता है? वी शुड ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई वुड द चाइल्ड लाइक टू क्लाइंब ए हायर ट्री? वो जो बच्चा एक बड़े ट्री पर क्यों चढ़ना चाहता है, क्या रीजंस हैं? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इन फेयरी लैंड? फेयरी लैंड्स में क्या होता है अकॉर्डिंग टू द पोएम? राइट. So you should try to write the answers of this question. Next, read these lines from the poem and answer the question that follow. इन लाइंस को पढ़ो जो पोएम्स में से दी गई हैं और उनके क्वेश्चन के आंसर लिखो. फर्स्ट, I held the trunk with both my hands and looked abroad in foreign lands. तो उत्तर कहता है कि मैंने अपने दोनों हाथों से उसके ट्रंक को पकड़ लिया था और मैंने उस फॉरेन लैंड को, अपने घर से बाहर जो दुनिया थी, उसको देखा था. What is main purpose of these lines in the poem? Choose the right option, right answer. तो इन लाइन का मेन पर्पस क्या था? आपने राइट ऑप्शन चूज करना है. दे शो दैट द चाइल्ड इज एज फार अवे फ्रॉम होम. तो ये लाइन ये शो करते हैं कि वो चाइल्ड है अपने घर से बहुत दूर है. दे शो दैट द चाइल्ड इज यूजिंग हिज इमेजिनेशन. तो ये शो करते हैं कि वो जो चाइल्ड है अपनी इमेजिनेशन को यूज कर रहा है. दे शो दैट द चाइल्ड फील्स लोनली. भी शो करते हैं कि जो चाइल्ड है वो एक अकेलापन महसूस कर रहा है. दे शो दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ हाइट्स. या ये शो करती है ये लाइंस कि वो जो बच्चा है वो हाइट से, ऊंचाई से डरता है. सो विच इज द राइट ऑप्शन? सो आई टेल यू द आंसर. दे शोड दैट द चाइल्ड इज यूजिंग हिज इमेजिनेशन. तो इन लाइन से पता लगता है कि जो चाइल्ड है अपनी इमेजिनेशन को, कल्पना को यूज कर रहा है. राइट. डी पार्ट, थिंक एंड आंसर. इज द चाइल्ड रियली फार अवे फ्रॉम हिज होम? हाउ डू यू नो? क्या वो बच्चा सच में अपने घर से दूर होता है? इस बात को तुम कैसे जानते हो? सो यू शुड ट्राई टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाई डज द चाइल्ड विश टू लुक एट फेरी लैंड? तो वो बच्चा उस फेरी लैंड को क्यों देखना चाहता है? थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज रिवर सेड टू बी डिम्पलिंग? तो उस रिवर को डिम्पलिंग क्यों कहा जाता है? खड्डे वाली, डेंट वाली रिवर क्यों कहा जाता है? सो यू शुड राइट द आंसर. क्वेश्चन 4, द पोएट कॉल्स द रिवर स्काई ब्लू लुकिंग ग्लास. इन व्हाट वे इज रिवर अ ब्लू लुकिंग ग्लास फॉर द स्काई? तो वो बच्चा एक स्काई ब्लू लुकिंग ग्लास बोलता है उस रिवर को. ब्लू लुकिंग ग्लास क्यों कहता है वो उस रिवर को? अपने आंसर देना है. Why has the river been called a grown up river? उन रिवर को grown up river क्यों कहा जाता है? You should try to answer. Discuss in class. Foreigners often visit our country. जो foreigners होते हैं, जो विदेशी होते हैं, दूसरी कंट्री में रहते हैं, वो अक्सर हमारी कंट्री में आते हैं. What are the things you could do to make a foreigner comfortable and happy in your country? तो ऐसी क्या काम आप कर सकते हो जिससे जो foreigners तुम्हारी, जब हमारी कंट्री में आए, वो कंफर्टेबल महसूस करें और खुश हों? ऐसा आप क्या कर सकते हो उनके लिए? So you should try to write the answer of this question. नेक्स्ट, एप्रिसिएशन. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा? तो फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम मींस लाइक basically students, what happen? So basically we need to see the rhyme scheme of any stanza. So what do? We focus on the last word. So according to the rhythm of the last word, we decide the what is the rhyming scheme. तो इसमें राइम स्कीम कैसे हम डिसाइड करते हैं? हमारा क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट स्टेंजा है, इस फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है, यानी कि रिदम की जो स्कीम है वो क्या है? रिदम राइम स्कीम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लास्ट वर्ड्स को कंसीडर करना पड़ता है. लास्ट वर्ड का जो साउंड है जिससे वो मैच करता है, जो रिदम जो मैच करती है, उसी रिदम को ABCDEF इस तरह नाम दे दिया जाता है और उसको वही हम राइम स्कीम बोलते हैं. जैसे लास्ट वर्ड देखो, ट्री, हमने इसको नाम दे दिया ए. फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड इज ट्री, हमने इसको नाम दे दिया ए. नेक्स्ट देखो मी, ट्री मी मैच कर रहे हैं, तो इसको भी हमने नाम दे दिया ए. तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया. हैंड्स मैच कर रहा है, ट्री हैंड्स, मी हैंड्स, साउंड मैच नहीं हो रहा, तो ये दोनों अलग साउंड है, ये दोनों अलग साउंड है, तो इसको हमने नाम दे दिया बी. अब लैंड्स, ट्री मैच हो रहा है, नहीं. मी लैंड्स मैच हो रहा है, नहीं. हैंड्स लैंड्स मैच हो रहा है, यस. तो इसका हमने नाम दे दिया बी, इसको भी नाम दे दिया बी. तो जो साउंड जिससे मैच हो उसको वही हम उसको नाम दे देते हैं.
तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या बन गई, A A B B। अगर कोई तुम्हें राइमिंग स्कीम पूछता है इसके अंदर फर्स्ट स्टैंजा के अंदर, तो आपने उसके लास्ट वर्ड के साउंड को कंसीडर करना है, तो उसी के हिसाब से आपने उनको नेम देना है। तो हम यहाँ पे नेम दे चुके हैं A A B B। तो राइमिंग स्कीम क्या है फर्स्ट स्टैंजा की, A A B B, राइट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई a line in the poem where the poet has used alliteration। हमने एक लाइन को आइडेंटिफाई करना है पोएम के अंदर, उस पोएम के अंदर वो लाइन जिसके अंदर एलिट्रेशन यूज किया गया है। अब हमें ये समझना है कि एलिट्रेशन क्या होता है। एलिट्रेशन एक राइटिंग स्टाइल को बोलते हैं। इस राइटिंग स्टाइल में क्या होता है, जब हम किसी लाइन में कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जिनका इनिशियल साउंड सेम होता है और वो वर्ड्स आसपास लिखे जाते हैं, तो उस प्रोसेस को, उस लिखने के स्टाइल को बोलते हैं एलिट्रेशन। दोबारा समझो, जब हम कोई लाइन लिखते हैं और उसमें जो वर्ड्स यूज करते हैं, उन वर्ड्स का जो पहला साउंड होता है, तो जब वो पहला साउंड सेम होता है, तो उस स्टाइल के, लिखने के स्टाइल को, सेम साउंड के स्टाइल को हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं उसको एलिट्रेशन। जैसे मैं कहता हूं, लेट्स सपोज एलिट्रेशन का मैं एक एग्जांपल देता हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि एलिट्रेशन क्या होता है। तो कुछ जैसे मैं कहता हूं, ही बिल्ट अ बिग बोट, ही बिल्ट अ बिग बोट। अब देखोगे बिल्ट में, बिग में और बोट में, तीनों ही वर्ड्स में स्टार्टिंग का जो साउंड है वो बी है। ही बिल्ट अ बिग बोट, बिग बोट बिल्ट। तो जो स्टार्टिंग का साउंड है वो सेम है, ब साउंड आ रहा है। तो जब हम इस तरह की टेक्निक यूज करते हैं, इस तरह का स्टाइल यूज करते हैं, तो उस स्टाइल को बोलते हैं एलिट्रेशन, राइट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई अ लाइन इन द पोएम वेयर द पोएट हैज यूज्ड एलिट्रेशन। जहां पे पोएट ने एलिट्रेशन को यूज किया है, हमने वो पॉइंट यहाँ पे सर्च करना है, वो लाइन सर्च करनी है। जैसे कि हम ढूंढ सकते हैं, प्लीज वेट, लेट अस सर्च। एंड मैनी प्लेजेंट प्लेसेस मोर। तो प्लेजेंट एंड प्लेसेस दोनों का साउंड प साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो ये लाइन हम बोल सकते हैं पोइट ने यहाँ पे इस लाइन में एलिट्रेशन को यूज किया है, जो स्टाइल यूज किया है दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन, राइट। प्लेजेंट प्लेस दोनों का साउंड क्या है, यहाँ पे प साउंड है, दोनों पास पास लिखे हुए हैं वर्ड्स। तो ये जो स्टाइल है लिखने का, इसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन, राइट। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Personification is a figure of speech where human qualities are given to animals, objects, or idea. What is the personified in the last stanza of the poem? Choose the right option. The road, the children, fairyland, the playthings. अब हमें यहाँ पे समझना है कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि इन चार वर्ड्स में से पर्सोनिफिकेशन किसको दिया गया है। तो पर्सोनिफिकेशन भी एक लिखने का, एक किसी बात को कहने के स्टाइल को स्टाइल को बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को या आइडियाज को ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी देकर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस स्टाइल को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे कभी कभी हम हिंदी में बोलते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। कि एक्चुअल में दीवारों के कान होते हैं? नहीं होते। कान किसके होते हैं? ह्यूमन बींग्स के होते हैं, इंसानों के होते हैं। तो मैं वहां पे दीवार को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ह्यूमन बींग की तरह, मैं इंसानों वाली क्वालिटी देकर उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राइट। तो जब हम कभी नॉन लिविंग थिंग्स को इस तरह की क्वालिटी देकर शो करते हैं, जो क्वालिटी ह्यूमन बींग के अंदर होती है, इंसानों के अंदर होती है, तो उस लिखने या कहने के स्टाइल को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। हमारा क्वेश्चन ये है कि जो ये वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें कौन से वर्ड्स के ऊपर पोइट ने पर्सोनिफिकेशन स्टाइल यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज की हुई है। द रोड, द चिल्ड्रन, फेरी लैंड एंड द प्ले थिंग्स। सो हमारा आंसर होना चाहिए द प्ले थिंग्स। प्ले थिंग्स मतलब टॉयज, क्योंकि पोइट ने वहां पे बताया था कि वो जो प्ले थिंग्स होंगी वो भी अलाइव हो जाती हैं, जीवित हो जाती हैं। जीवित तो इंसान होते हैं। नाउ यू कैन सी हियर इन दिस लाइन,
एंड ऑल द प्लेथिंग्स कम अलाइव, और जहां पर सभी चीजें अलाइव हो जाती हैं, सभी प्लेथिंग्स अलाइव हो जाती हैं। तो जो वो कल्पना यूज की गई है, उस कल्पना के स्टाइल को लिखने का जो स्टाइल है, कहने का स्टाइल है, वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी देते हैं, तो उस स्टाइल को बोलते हैं प्ले थिंग्स। सो बाय हियर यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन आंसर, एंड नाउ I have taught you all the things about this beautiful poem. And if you want to ask any question regarding today's class, so please come forward, raise your hand.